Okay, let's start talking about our topic. Last time हमने chapter number 3 शुरू कर दिया था, which was atomic structure, which is all about it is all about atom. मैंने लास्ट टाइम आपको डेफिनेशन रिव्यू की. ऑब्वियसली वी ऑल नो अबाउट एटम, बट एक फॉर्मल डेफिनेशन रिव्यू की कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सम काइंड ऑफ स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स. और एक हिस्टोरिकल बात ये थी कि हम एटम्स के बारे में ये समझते थे कि इट्स समथिंग जो कि मजीद टूट नहीं सकती, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट, जो कि सही बात नहीं थी. एटम से भी छोटी चीज़ें हैं और वो टूट सकता है, लेकिन अहम बात ये है कि एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव है. अगर हमने उसे तोड़ दिया तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को ख़त्म कर देता है. तो वो लास्ट सबसे छोटा पार्टिकल जो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखता है वो एटम है. इस कॉन्सेप्ट के साथ हम शुरू हुए और अब हमने आपको डायरेक्ट बताई बात के जो ख़ास तौर पर 19th सेंचुरी में डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि हमें ये पता चला कि एटम इटसेल्फ इज़ नॉट अ पार्टिकल, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल. इट्स अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स. और हकीकत बात ये है कि मैंने आपसे कहा बहुत सारे पार्टिकल्स एटम से एसोसिएट हैं, लेकिन एज फार एज सिंपल केमिस्ट्री एंड साइंस इज कंसर्न ऑफ दिस लेवल, हमारे लिए तीन पार्टिकल्स ज़्यादा अहम है. और उन्हीं के गिर्द, उन्हीं की वजह से कहिए, एटम की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ और सब्सटेंसेस की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ एसोसिएट है. और केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए उन्हीं की ज़रूरत है, और वो थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. इन तीनों के नाम मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे और मैंने आपसे कहा था सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो यही है कि जब हम बार बार पूरे सिलेबस में कहते रहे हैं, आपसे पहले भी और आज आज से पहले भी लास्ट क्लासेस में भी आप सुनते रहे कि एटम को देखा नहीं गया है. और अगर फर्ज कर लें, मान भी लेते हैं कि एटम को किसी तरह इनडायरेक्टली हमने उसकी इमेजेस देखे हैं, तो कम से कम उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो कभी कहीं किसी ने ये बात कही नहीं होगी कि हमने उसे देखा है. तो पॉइंट ये है कि जब ये चीज़ें देखी नहीं गईं, तो हमें इनके बारे में कैसे पता चला? और इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन इनके बारे में है जिसकी कोई हद नहीं. हर साइंस की चीज़ में इन्हीं के रेफरेंसेस चल रहे होते हैं. सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इफ़ दे आर नॉट विजिबल देन हाउ वी नो अबाउट देम. ये चैप्टर इन्हीं चीज़ों को हाइलाइट करेगा. तो हमारा पहला पार्ट चैप्टर का जिस पर अब हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि हाउ वी वर एबल टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये जो पहला पार्ट है वो ये कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने डिस्कवर कैसे किए. तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं चाहूंगा तीनों पार्टिकल्स की एक छोटा सा तारुफ आपसे शेयर कर लें और फिर इसके बाद इनकी डिस्कवरी पर बात की जाए. एंड आई होप ये हमें वैसे भी पता है. तो सबसे पहले प्रोटॉन. इसके बारे में हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल with positive charge. It is present in the nucleus, जो कि सेंटर है ऑफ एटम. Its mass is considered as its mass is approximately 1 AMU. दूसरा है न्यूट्रॉन. सब एटॉमिक
particle which is neutral, that is, it has no charge. It is present in the nucleus of atom. Its mass is slightly greater than proton, but is still taken as 1 AMU. अब ये बात यहाँ समझने वाली कि न्यूट्रल है, न्यूक्लियस में ही होता है प्रोटॉन के साथ, और इसका मास प्रोटॉन से ज़रा सा फ्रैक्शनली ज़्यादा है, और लेकिन हम अप्रॉक्सीमेशन में इसे भी 1 AMU ही लेते हैं। अगर मैं प्रीसाइज ऐसी डिस्कस करूं आपसे, तो प्रोटॉन का मास तकरीबन 1.007 लिया जाता है और न्यूट्रॉन का 1.008 लिया जाता है, बस इतना सा फर्क है। तो फिर तीसरा और सबसे अहम हमारे लिए है इलेक्ट्रॉन। इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल with negative charge. It is present outside the nucleus in orbits and revolve around the nucleus. It is 1840 times lighter than neutron. तो इसका नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस में नहीं होता, ये न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में है और न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। इसका मास प्रो न्यूट्रॉन के मास से तकरीबन 1840 टाइम्स कम है। तो जनाब ऐसा हो गया कि ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है, मेरे हिसाब से ये वो सारी बातें हैं जिसे हम में से हर एक पहले से जानता है। सबको पता था कि प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। सबको पता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। मासेस का कंपैरिजन हो सकता है किसी के जहन में ना हो। द पॉइंट इज, हमारी पहली टास्क यही है कि ये जो सारी बातें इस वक्त आपके सामने लिखी हुई हैं, ये हमें कैसे पता चली। इनका इस्तेमाल इतना ज़बरदस्त, और ये सब कुछ हमने आज से तकरीबन 100 साल पहले मालूम कर लिया था, जिस वक्त एटम या किसी भी ऐसी चीज को देखने का तसव्वुर तक नहीं पा पाया था, कोई ऐसा इक्विपमेंट बना भी नहीं था। इसका मतलब है ये प्योरली अकल से, एक्सपेरिमेंट्स और उनके नतीजे में आने वाले एविडेंसेस की मदद से एस्टेब्लिश किया गया है। तो अगर आज मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और उससे रेलेवेंट बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हमने पिछले 30-40 सालों में डेवलप की हैं, जिनकी मदद से इनडायरेक्टली हमने एटम के इमेजेस हासिल किए, नॉट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट ओनली दी एटम्स। तो ये जो टेक्निक और जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं, ये अब मिले हैं जिससे हमने अपनी ऑलरेडी मौजूद एटम की नॉलेज को एक तरह से कंफर्म किया है। ये इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से एटम को नहीं डिस्कवर किया गया, वो तो पहले ही हम अपनी अकल की मदद से कर चुके थे। तो इसका मतलब है कि अब हमें प्योरली कुछ ऐसी बातें समझनी और करनी है जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और उनके 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 उनकी मदद से हासिल होने वाली दिमाग से या चालाकी से हम
परखेंगे और ये सब रिजल्ट्स निकालेंगे। तो ये स्टोरी शुरू होती है जनाब उस इंतहाई इम्पोर्टेंट खूबी से जिसका तज़किरा यहाँ नज़र आ रहा है और वो है चार्ज्ड। चार्ज मैटर की एक ऐसी खूबी है जो हमें उसके मुतालिक बहुत सारी अजीब-ओ-गरीब प्रॉपर्टीज़ के मालूम होने का ज़रिया बनी है, यूँ कह लीजिए आप। तो चार्ज क्या होता है? इट्स अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर और आज से तकरीबन 300 से 400 साल पहले कोई 15th या 16th सेंचुरी में कहते हैं साइंसदानों ने सबसे पहले इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि कुछ चीज़ें ख़ास तौर पर गिलास, शीशा, जब उसे किसी कॉटन से या इस किस्म की किसी और कपड़े-वपड़े से अच्छी तरह से रगड़ें तो उस गिलास में ऐसी खूबी आ जाती है कि वो लाइट चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े, आपके बाल, वो उससे चिपक जाते हैं। ये आप अब भी कर सकते हैं और हो सकता है करते रहे हों और आप इसे ख़ास तौर पर सर्दियों में ये मामला और भी ज़्यादा विज़िबल हो जाता है कि अगर आपने इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया कि छोटे-छोटे कागज़ के टुकड़े लिए और उन्हें कहीं ज़मीन पे रख दिया और इस तरह से एक गिलास की बनी हुई ट्रे जो है इसके ऊपर रखी और इसे आपने अच्छी तरह ऊपर से ही रगड़ा तो ये कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े इससे चिपक जाते हैं। करके देख लीजिए। तो इसके लिए ये कहा जाता था उस वक़्त कि आपके इस तरह रब करने से गिलास में एक खूबी आ गई जिसका नाम रखा गया चार्ज और उसने चीज़ों को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लिया। ये डेवलप हुआ आइडिया कोई 400 साल पहले और फिर रफ्ता-रफ्ता इस आइडिया के मज़ीद हुरूफ मिले और हमने मैग्नेट की मदद से इन चार्ज पार्टिकल से रेल की मूवमेंट करवाई और उससे बनाई बिजली। यानी ये सब काम मैं बहुत मुख्तसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज़हन में थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बिजली बनाने के 2 बड़े और मशहूर तरीके आज से तकरीबन 200 साल पहले तक राइज थे, जिसमें से पहला था मैग्नेट की मदद से बिजली बनाना और दूसरा था केमिकल्स की मदद से बिजली बनाना। तो मैग्नेट की मदद से जो बिजली हमने बनाई उसकी मदद से फिर हमने दूसरा तरीका भी शुरू किया और यहीं से पहली दफ़ा कुछ हमें चार्ज पार्टिकल्स की खुशबू सी मिली कह लीजिए आप। तो अब चार्ज होना तो हमें पता चल गया था, लेकिन इस केस में जबकि हम फ़र्ज़ कर लीजिए गिलास के किसी टुकड़े को अच्छी तरह रब कर रहे हैं, तो वो पूरा गिलास जो है, उसका टुकड़ा जो है वो चार्ज्ड हो गया है। तो हम ये इसे यूँ समझते थे जैसे एक पूरा सब्सटेंस एक खूबी हासिल कर लेता है। लेकिन ऐसा सोचना कि ये चार्ज पार्टिकल किसी इंडिविजुअल पार्टिकल पर चार्ज आएगा और वो पार्टिकल मूव करेगा, इसका एविडेंस हमें बहुत बाद में मिला और यहीं से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। तो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हिच वी गोना गो थ्रू वो क्या है? वो है इसको हम कहते हैं फ़ैराडेज़ एक्सपेरिमेंट। और इसके लिए क्या कैप्शन लगता है? ये है क्लू अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो अब डिस्कवरी की हिस्ट्री में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है, उसकी मदद से प्रोटॉन और फिर ज़रा लेट न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर करने में जिस चीज़ ने सबसे अहम रोल प्ले किया वो उनका चार्ज था, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देर से होने की जो वजह थी वो यही थी कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसे डिस्कवर करने में और उसकी बातों को समझने में ज़रा टाइम लगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपने चार्ज की वजह से ज़रा जल्दी हमारे हाथ लग गए। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट से हम ये कह रहे हैं कि इस बात का आगाज़ हुआ है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का एक बहुत ही
इनडायरेक्ट सा इशारा था। जब हम हिस्ट्री बनाते हैं तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पहली दफ़ा हमें किन एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस का शक हुआ था। तो आप इसे यही कह सकते हैं कि यहाँ पहली दफ़ा हमें ये शक हुआ कि इस किस्म की कोई चीज़ है। हम इसमें की जाने वाली सारी बातों को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं कहेंगे, ठीक है ना? वो डिस्कवरी वाला सेकंड है। ये है सबसे पहले जब किसी ने इलेक्ट्रॉन का नाम इस्तेमाल किया ऑन द बेसिस ऑफ सम क्लूज़। और ये इसलिए भी आपको पढ़ाया जा रहा है कि हो सकता है हम में से किसी को इसलिए याद आ जाए कि हमने इन एक्सपेरिमेंट्स और इसके नतीजे में बनने वाले लॉज 9th क्लास में पढ़े थे, अगर हमें याद हो। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था और फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था। अब वो सारी डिटेल तो नहीं करनी, बहुत मुख्तसर सी बात करनी है, लेकिन बहरहाल उसे करते हैं आपके सामने। इसके लिए हम कहते थे पैसेज of electricity through solutions। ये बात चैप्टर 2 में हमने पढ़ी थी कि दुनिया में कुछ सब्सटेंसेस, खासतौर पर आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिन्हें जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो उनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो ये बात मैंने इसलिए छोटा-सा बैकग्राउंड बताया था आपको कि एट दैट टाइम ऑफ हिस्ट्री, दिस इज़ लेट 19th सेंचुरी, ये 1860-70s का ज़माना था और हमने इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर ली थी और हमें नहीं पता था कि ये एनर्जी असल में क्या है। यानी वी जस्ट नो दैट दैट्स सम स्ट्रेंज काइंड ऑफ एनर्जी जो हमने कैप्चर की है थ्रू मैग्नेट्स, लेकिन हमें उसकी सही नेचर नहीं पता थी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है सॉलिड में से गुज़ारी गई, तो पता चला कि कुछ सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं, उनमें से ये बिजली गुजरती है और कुछ में से नहीं गुजरती। और ये भी पता चला कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, वो इस एनर्जी की वजह से हीट अप हो जाते हैं और इस फिनोमिना का फ़ायदा उठाकर हमने बल्ब जैसी इन्वेंशन की थी एट दैट टाइम। फैराडे ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और उसने कहा कि अगर हम इसी बिजली को लिक्विड्स में से गुजारें तो कैसा है। पानी में से गुजारने की कोशिश की गई तो वाटर वाज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन सडनली दे केम अप विद द आइडिया that if we dissolve some substances in water which are called electrolytes, the water solution will able to conduct electricity। तो अब इनका कहना ये था कि हम जब पानी के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डालें जैसे सोडियम क्लोराइड और फिर उसमें से बिजली गुजारें तो उसमें से बिजली गुजरती है। एक लंबा काम किया फैराडे ने और उसने ये बात नोटिस की कि अगर आप पानी में मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रोलाइट या आयनिक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, वो डालें तो उनको क्या पता चलता है कि पानी में से बिजली गुजारने की वजह से कॉपर सल्फेट ये दो टुकड़े हो जाते हैं। कॉपर अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है। तो अब उनका मानना ये था कि इन दोनों के ऊपर चार्ज होता है। एक के ऊपर प्लस चार्ज होता है, एक के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब मैं अगर थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड समझाऊँ तो बिजली की जो बैटरी है जिससे बिजली हासिल होती है, सबने देखी हुई है। उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव कहलाता है, एक पॉजिटिव कहलाता है। तो अब जिस तरह आपको नहीं पता बिजली कैसे बनती है और ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, ऐसे उनको भी नहीं पता था। ठीक है ना? तो दे वर नॉट वेरी मच नोन अबाउट, बस उन्हें ऑपरेशन करना आता था कि हाँ, इस तरह से करेंगे तो बिजली गुजरेगी, लेकिन अभी उन्हें इसकी पूरी साइंस बैकग्राउंड नहीं पता था। तो अब उन्होंने क्या किया कि फर्ज़ कीजिए एक बाउल लिया और इस बाउल में एक सॉल्यूशन पानी और उसमें डाल दिया सपोज़ कॉपर सल्फेट। अब उन्होंने इसमें से बिजली गुज़ारनी है, तो बिजली गुज़ारने का सेटअप हमेशा से ऐसे होता है कि वी गोना टेक अ बैटरी जिसके 2 टर्मिनल्स हैं, प्लस और माइनस। पॉज़िटिव टर्मिनल से एक तार ली और उसका दूसरा हिस्सा एक मेटल की प्लेट के साथ लगाया और ये सॉल्यूशन में डिप कर दी। नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर ली और इसे भी इसी तरह डिप कर दिया। ये मेटल की प्लेट्स कहलाती हैं इलेक्ट्रोड्स। जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला इलेक्ट्रोड होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको कहते हैं एनोड।
जो नेगेटिव टर्मिनल वाला होता है उसको कहते हैं कैथोड। इन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग नोट की कि जब इन्होंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया विच इज अ ब्लू कलर कंपाउंड, तो ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का था। जैसे जैसे ये बिजली गुजारते गए इन्होंने महसूस किया कि ये ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है। आहिस्ता 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 ब्लू कलर डिसअपियर होता गया और सॉल्यूशन पहले की तरह नॉर्मल हो गया। जब ये काम किया तो उन्होंने दूसरी अजीबोगरीब बात नोट की, और वो बात ये नोट की कि जहाँ एनोड है वहाँ सॉल्यूशन में बबल्स नजर आए, और जहाँ कैथोड है वहाँ उन्होंने नोटिस किया कि उन्हें पिंक कलर का सॉलिड जो है वो मिला, और वो पूरा सॉलिड इस इलेक्ट्रोड के साथ ऐसे करके अटैच था। ये पिंक सॉलिड कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल पे नहीं आया, और ये बबल्स कभी भी नेगेटिव टर्मिनल्स पे नहीं आए। एक बड़ा सिस्टमैटिक काम था, 100 दफा करके देख लिया, हर दफा यही होता था। तो बेवकूफ तो नहीं थे, उनको अकल आ गई कि ये जो पिंक सॉलिड उन्हें मिलता है ये कॉपर है। अच्छा, अब अगर मैं कॉपर सल्फेट को पानी में डालता हूँ और मुझे सारा कॉपर नेगेटिव टर्मिनल पे मिलता है, तो इसका उन्होंने ये नतीजा निकाला कि बिजली गुजारने की वजह से ये कॉपर सल्फेट यहाँ से टूटा, और कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज है और सल्फेट पर माइनस चार्ज है। इसलिए कि कॉपर का प्लस चार्ज है तभी तो सारा कॉपर नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हुआ है। अगर कॉपर पे प्लस चार्ज नहीं होता तो कॉपर पॉजिटिव पे भी जाता। आप सबको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए कॉपर पर प्लस चार्ज था तो वो सारा एनोड पर गया, और एनोड पर प्लस प्लस चार्ज है तो सारा सल्फेट एनोड पर गया। सब अपने अपने चार्जेस के हिसाब से गए। ये उसका बिलीफ था। अब सारा क्वेश्चन जो बार-बार आता था उस ज़माने में वो ये है कि अगर कॉपर पर पॉज़िटिव चार्ज था वो इसलिए कैथोड की तरफ गया है, तो जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है और हम ये सॉलिड कॉपर कलेक्ट करके उसे चेक करते हैं तो वो न्यूट्रल होता है। अगर वो न्यूट्रल था तो नेगेटिव के पास क्यों गया? अगर वो पॉज़िटिव था तो अब न्यूट्रल कैसे हो गया? ये वो बातें थी जो उनको परेशान किए हुए थी। और ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थे, आपस की बात है। इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में उन्होंने कॉपर हासिल करना शुरू किया था और दुनिया के अमीर-तरीन लोग बन गए थे। कॉपर उसके बाद बिजली की बनने वाली हर चीज़ में एज़ ए कंडक्टर इस्तेमाल होता, बड़ा कीमती मेटल था, और उसे कॉपर सल्फेट और इस तरह के दूसरे कंपाउंड से हासिल करके ये दिन-रात में अमीर हो गए थे, बहुत ज़बरदस्त। तो अब वो तो पैसा तो आ ही गया जो आ गया, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है दिल में आती है ख़्वाहिश और से और पैसा आए, तो वो इस पर गौर करने लगे कि हमें अगर ये सारी बात समझ में आ जाए तो क्या बात है। तो ये नुकता आ गया था। तो ये मैंने इसलिए आपको मुख्तसर तौर पे बैकग्राउंड बताया जो 9th में पढ़ा था। ये कॉपर सल्फेट की एग्ज़ाम्पल लेके बताया है, ऐसा ही हर एक के साथ हुआ है। मिसाल के तौर पर, अब एक और कीमती मेटल था एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम का ज़मीन से एक कंपाउंड निकलता है जिसका नाम था एल्यूमीनियम ऑक्साइड। ठीक है, मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं। एक जिन्हें पानी में डिज़ोल्व किया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और एक वो जिन्हें मेल्ट किया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये पानी में डिज़ोल्व वाला हो गया, ये मेल्ट वाला आ गया। एल्यूमीनियम ऑक्साइड को मेल्ट करते हैं और बिल्कुल इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट में, जिसमें एक बाउल के अंदर हम एल्यूमीनियम ऑक्साइड लेते हैं मोल्टन पिघला हुआ, और एक तरफ एक इलेक्ट्रोड आ गया, एक तरफ दूसरा, और बैटरी से ये कनेक्टेड है। तो अब हमने क्या नोटिस किया? फिर हमने यही नोटिस किया कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है सारा एल्यूमीनियम वहीं आ गया, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ बबल्स बने हैं जो कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन के हैं। इसका मतलब है इधर भी यही हुआ है कि ये 2 टुकड़े हो गया। सारा एल्यूमीनियम नेगेटिव टर्मिनल पे गया है और सारा ऑक्सीजन पॉजिटिव। तो फिर आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना एल्यूमीनियम पे प्लस चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे माइनस होगा। बट फिर यही प्रॉब्लम थी, जो ऑक्सीजन गैस निकली वो भी न्यूट्रल, जो एल्यूमीनियम हमने सॉलिड कलेक्ट किया वो भी न्यूट्रल। तो अब अगर ये न्यूट्रल हैं तो ये दोनों जगह जाते ना फिर। सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल पर एल्यूमीनियम के जाने का मतलब है वो पॉजिटिव था, तो अगर वो पॉजिटिव था तो न्यूट्रल कैसे हो गया? ये जब चीज़ें इन्होंने इतनी सारी देखी तो इन्होंने एक असम्पशन किया, और वो असम्पशन ये था, यानी तुक्का मारा। मैं बार-बार कह रहा हूँ तुक्का मारा।
और वो तुक्का इन्होंने ये मारा कि उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से बिजली गुजारते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोसिएट होकर अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जाता है, यानी कैटायन कैथोड पर जाता है, एनायन एनोड पर। सो दे एडमिट कि एल्यूमीनियम और ऊपर वाले एग्जांपल में कॉपर ये कैटायन ही थे और ये कैथोड पर गए और एनोड पर एनायन। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एनाइन पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है उससे नेगेटिव चार्ज ले लेता है, इस तरह ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया। और वो नेगेटिव चार्ज जा करके कैटाइन को मिलता है और कैटाइन का पॉजिटिव खत्म करके उसे भी न्यूट्रल बना देता है। यानी अगर फर्ज कर लीजिए एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं उसे कोई नेगेटिव पार्टिकल दे दूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलकर उसे न्यूट्रल बना देगा। तो इनका बिलीफ था, इन्होंने तुक्का मारा था, ये और बात है कि वो तुक्का बिल्कुल सही निकला कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो कैथोड और एनोड के बीच में कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करता है जो उन्हें न्यूट्रल बना देता है। ये वो पहला आइडिया था जिस इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम उन्होंने रखा था इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इस इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस के बारे में कोई परफेक्ट आइडिया नहीं था, कोई ठोस बात नहीं थी, महज एक तुक्का मारा था उन्होंने अपने प्रॉब्लम से जान छुड़ाने के लिए, इसलिए किसी ने भी इस आइडिया को उस वक्त सीरियस नहीं लिया था। अलबत्ता जब कुछ अरसे के बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में इसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म हो गई, तो सबको ख्याल आया कि अरे ये तो वही था जिसके बारे में फैराडे हमें बता के गया था। खुद फैराडे को यकीन नहीं था कि ये निकल आएगा। इसलिए हमने इसके बारे में कहा कि इट इज़ नॉट अ डिस्कवरी बट इट इज़ जस्ट ए क्लू, इशारा है, पहला इशारा अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके बारे में जो मोटी-मोटी बातें लिखनी, इससे कभी कोई सवाल इम्तिहान में नहीं आता क्योंकि इसकी जितनी डिटेल मैंने आपको बता दी इतनी तो है भी नहीं। सिर्फ समझाने के लिए मैंने थोड़ी डिटेल बता दी। इसकी 3-4 हमें लाइनों का के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जिससे हमें उम्मीद ये है कि एक आधी दफ़ा एमसीक्यू से कोई चीज़ पूछ ली गई थी, वो भी मैं पॉइंट आउट कर दूँगा क्या। तो अब हम क्या बातें इसके बारे में लिखें? सबसे पहली बात, फैराडे पास electricity through electrolytic solution due to this electrolyte dissociate into its ions and they move towards their respective electrodes. Cation towards cathode and anion towards anode. तो अब ये छोटी सी बात हमने कही कि इसने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में से बिजली गुजारी जिसकी वजह से वो अपने आयंस में टूटे, कैथोड की तरफ कैटाइन गया, एनोड की तरफ एनाइन गया। These ion discharge as neutral particles at their electrodes. It was suggested, अब ये है सबसे अहम लाइन, that some negatively charged
particle move between electrodes to discharge these ions. एक स्टूडेंट था, फेराडे का इसका नाम था स्टोनी, उसने ये चार्ज का नाम रखा था इलेक्ट्रॉन। It was suggested that some negatively charged particle move between electrodes to discharge these ions. This particle was named as electron by Stoney, and they calculate its charge as F over Na. Here F is Faraday constant and Na is Avogadro's number. तो अब पूरी कहानी मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये वो लोग थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लिक्विड्स में से गुजारने की कोशिश की। अंधेर नगरी थी, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली किस टाइप की एनर्जी है। बारिश होती थी तो आसमान पे बिजली चमकती है, वहां से ये बात पता चली कि ये एक एनर्जी है जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया था। मैंने जैसे अर्ज किया, मैग्नेट की मदद से इसे एक तरह से कैप्चर किया और बिजली कंट्रोल्ड वे में हमने बनानी शुरू कर दी। अब हमने उसे सॉलिड में से गुजारा, लिक्विड में से गुजारा। जब लिक्विड में से गुजारा तो पता ही चला कि इसके लिए ज़रूरी है कि पानी के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ हो, द आयनिक कंपाउंड। और फिर ये सब चीज़ें सामने आई कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन में से बिजली गुजारते हैं तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। हमने उनके नाम रखे आयंस और ये कहा कि उन टुकड़ों के ऊपर चार्ज है, वरना वो इतने सिस्टमैटिक तरीके से अपने आप को मूव ना करते। कि हमेशा एक चीज़ प्लस चार्ज की तरफ जाती है और एक चीज़ माइनस चार्ज की तरफ। ऐसा नहीं होता कि दोनों चीज़ें दोनों तरफ चली जाएँ। तो इससे साफ पता चलता है कि जो चीज़ कैथोड पर जाती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो चीज़ एनोड पर जाती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने यही जुमले आपके सामने मेंशन किए कि फैराडे पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ड्यू टू दिस electrolyte dissociate into its ion and they move towards their respective electrodes, cation towards cathode and anion towards anode. और फिर इसके बाद कहा these ion discharge as neutral particles at their electrodes. It was suggested that some negative charge particles move between electrodes to discharge these ions. और इस negative charge particle जिसका तुक्का मारा गया उसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन और उसका चार्ज इन्होंने कैलकुलेट किया F over Na. F फैराडे कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 96,500। नाइन्थ में सब पढ़ा था, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है। याद रहे ये एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में इसकी कोई डिटेल नहीं है, एक तरह का इंट्रोडक्शन देने के लिए ये बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो इम्तिहान में आई है, जिससे पिछले 30 सालों में मेरे ख्याल में 2 दफ़ा MCQ आया है, वो ये आखिरी पॉइंट है। तो बाकी कुछ याद करने की और वो करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक स्टोरी बनाने के लिए मैंने पढ़ा है, ये है सबसे अहम पॉइंट। स्टोनी उस साइंसदान का नाम है जिसने लफ्ज इलेक्ट्रॉन कॉइन किया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज F ओवर Na से जाहिर किया जाता है। ये दोनों बातें हमसे ब्लैंक्स में पूछी गई हैं, तो फिलहाल सिर्फ ये बात हमारा नतीजा है। इस पर्टिकुलर चीज से हमें इलेक्ट्रॉन का पहली दफा इशारा जरूर मिला, लेकिन यू कैन नॉट से दैट इट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके बाद अब यानी ये हो गया इंट्रो, अब आएगा वो एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली दफा ऑफिशियली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिस एक्सपेरिमेंट से हुई वो कहलाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जब सुनेंगे